हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे भारत के विकास दर किस हिसाब से स्पीड कर रहा है। देखिए, आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत, हमारा जो भारत, प्यारा भारत है, ये किस हिसाब से जो है वो ग्रोथ कर रहा है, किसमें, जीडीपी के रूप में। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? इकोनॉमिक्स की यह टर्म है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी, सपोज डैट ये भारत, सपोज डैट हमारा ये भारत है, ठीक है, आप नक्शा समझ लीजिए। भारत की सीमा के अंदर, ठीक है, भारत की सीमा के अंदर एक वर्ष में कमाया गया समस्त आय, कमाई गई समस्त आय, इनकम जो है, जितना वो कमा रहा है, वो जीडीपी होता है, वो जीडीपी में काउंट होता है। तो आई होप आपको जीडीपी में समझाने में सफल हो गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक। तो भारत का विकास दर 2023-24 में, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है 2023-24 में, इस पर कुछ संस्थाएं जो जारी करती हैं, बैंक्स हैं बड़े बड़े जो लोन प्रोवाइड करते हैं, इनका उद्देश्य होता है कि किसी भी देश को आप वहाँ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आप ग्रोथ करवाइए, जिससे कि वहाँ की जनता जो है गरीबी, भुखमरी समस्याओं से वो निजात पा सके। आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल जो हैं हमें अचीवमेंट करने हैं 2030 तक। तो इसी की यह व्यवस्था है कि आप लोन लीजिए, लेकिन अपने यहाँ के लोगों को जो है ये व्यवस्था उत्पन्न कर रही है। एक कारण और है ये वर्ल्ड बैंक, IMF और बनने का। आपको पता होगा कि विश्व बैंक और IMF कैसे बने थे। तो मैं आपको भारत का विकास दर बता रहा हूँ। तो इसके पहले वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में बता दूँ। विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक इसको कहते हैं, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। आपको पता होगा कि जापान पर बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा, लिटिल बॉय और फैट मैन, जो दो प्रकार के बम थे। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को बम गिरा था। ठीक है, उसके बाद जापान ने भी पर्ल हार्बर पर अमेरिका का सबसे पहले आक्रमण किया, इसी को रिटेलिएट में उसने आक्रमण किया था। तो ये चीज़ें थी। क्यों ऐसा कर रहा था जापान? कारण ये था कि जर्मनी से सारी क्रियाकलाप स्टार्ट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी, जॉर्ज फर्डिनेंड की, तो प्रथम विश्व युद्ध में वो उन्होंने समझौता नहीं कि उसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर लोगों ने, सभी देशों ने करार अधिरोपित कर दिया। 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, वर्साई की संधि हुई थी। ठीक है, तो इसका विफलता हो गया। थोड़ा मैं अंदर ले जा रहा हूँ आपको। इसका विफल होने का कारण ये था कि जर्मनी को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था। जब जर्मनी ज़्यादा टैक्स भरती थी तो जर्मनी परेशान हो गई और जर्मनी ने युद्ध छेड़ दिया 1939 के आते आते। ठीक है, क्योंकि हिटलर, कोई जब व्यक्ति परेशान हो तो बुरे व्यक्ति जो होते हैं उसको उल्टा सीधा बता करके अपने लोगों को बस में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दिमाग आदमी का काम करता नहीं है। आप अपने अगल बगल देख लीजिए चारों तरफ। तो क्या होता है कि जब आप ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो आपका अच्छा ना चाहने वाला व्यक्ति जो होगा वो आपको आके भड़काएगा। उसका मूल उद्देश्य होता है कि आप डिस्टर्ब हो जाइए, और डिस्टर्ब करके आपकी जो है सारी बातों को निकलवाने का प्रयास करेगा और आनंद उसमें प्राप्त करेगा। तो कुछ इस तरह हिटलर था, और उसने जर्मनी की समस्याओं को देख करके अपना मौका हिसाब करके वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने का एक कारण तो जर्मनी था, दूसरा कारण था द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी आई थी। आर्थिक महामंदी 1929 में आया, और उस सारे देश जो थे वो धीरे धीरे उनकी इकॉनमी कोलैप्स करने लगी। सभी देश परेशान हो गए थे। तो वो देखिए, आप चाहे आज की स्थिति देखिए, चाहे पहले की स्थिति देखिए, जब एक देश परेशान होता है दूसरे देश के ऊपर धावा बन के वहाँ की इस चीज़ों को लूटने का प्रयास करता है, वहाँ के व्यक्तियों को परेशान करता है। चाहे आप देख लीजिए, इतिहास में मराठा करते थे, अंग्रेज़ भी यही करने आए थे। ठीक है, तो सभी देश जो है दूसरे देश के ऊपर हमला करके वहाँ के जो इकॉनमी है, वहाँ की सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ पर लूट खसुट कर रहे थे। तो इस कारण भी युद्ध हो गया था। ठीक है, तो कई कारण थे। तो इसी को देखते हुए जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो सभी राष्ट्र एक जगह बैठ करके सोचा कि ये अब जो हुआ है अब नहीं होगा, और उसमें सबसे बड़ा कारण इन्होंने वित्तीय कारण माना, और वित्तीय कारण से निजात पाने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF जो है बनाया गया 1944 में। ठीक है, ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो ट्विन संस्था बनाई गई थी। ठीक है, दो ट्विन संस्था थी, दोनों 1944 में स्थापित की गई थी। एक जो है फॉरेन रिजर्व रखेगा
आपकी स्थिति को देखेगा, बॉन्ड वगैरह देखेगा। एक जो होगा आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा सस्ते दरों पर, जिससे कि आप जो है कंगाली की स्थिति में भी जीवन जी पाएँ। जैसे पाकिस्तान आप देखिए, वर्ल्ड बैंक बार बार लोन मांगने, IMF के पास लोन मांगने, क्रेडिट लाइन मांगने चला जाता है। ठीक है, अगर नहीं होता तो ये भी युद्ध भारत के ऊपर अनाज छेड़ देता और भारत को ना चाहते हुए भी उसमें कूदना पड़ता, क्योंकि मरता क्या न करता। तो ये स्थिति है ना। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर वर्तमान में है 189 हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं। ठीक है, और इसने बताया कि भारत का ग्रोथ रेट जो होगा वो 6.3 की स्पीड से होगा 2023-24 में। भारत जो है वो 6.3% की स्पीड से आगे बढ़ेगा संपूर्ण GDP का। ठीक, वर्ल्ड बैंक आपको बता दें कि 3 प्रकार की रिपोर्ट जारी करती है। एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले जारी करती, इस समय नहीं कर रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि कोई भी राष्ट्र के यहाँ कहाँ बिजनेस करना आसान है, इसे आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको मैंने अभी बताया 6.3 स्पीड से आगे जो है विकास करेगा 2023-24 में। और एक होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव को आप पूंजी की तरह किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इस कैपिटल को लेकर के मानव को पूंजी के तौर पर आप प्रयोग करें, इसके कैपिटल इंडेक्स को जो कौन जारी करता है, तो ये विकास दर जो है ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब आगे चलते हैं IMF के बारे में। एक सेकंड। IMF ये सेकंड संस्था है, इसकी अध्यक्ष जो हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं। आपको पता होगा कि अभी पूर्व में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। ठीक है, सॉरी 18वां G20 सम्मेलन हुआ था और उसमें क्रिस्टीना जॉर्जिवा स्वयं आई थी। ठीक है, और यूट्यूब वगैरह में अगर रील चलाते होंगे तो वहाँ पर देख रहे होंगे कि वो नाच भी रही थी, थिरक रही थी। तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा आई थी और 6.3% जो है इन्होंने बताया कि भारत जो है 6.3% की स्पीड से ग्रोथ करेगा। ठीक है, पहले IMF ने बताया था कि 6.1 की स्पीड से ग्रोथ करेगा, बाद में 0.2% इन्होंने अपग्रेड कर दिया और अभी हाल ही में इन्होंने बताया कि इस दौरान पूरा विश्व 3% की स्पीड से ग्रोथ करेगी, जबकि भारत जो है 6.3% की स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। आई होप मैं आपको ये दोनों संस्थाओं के बारे में समझाने में सफल हुआ हूँगा। आगे चलते हैं। तीसरा बैंक है जो हमको सहायता प्रोवाइड करता है। अब आपको पता होगा कि विश्व भी 2 ध्रुवों में बटा है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। ठीक है, वेस्ट माने होता है क्या, पश्चिम, ईस्ट माने होता है पूर्व। पूर्व में चाइना, रसिया, छोटे छोटे देश आते हैं, और वेस्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका ये अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, नेटो। आपको पता होगा नाटो के बारे में, नहीं पता होगा तो हम बताएंगे आगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी वर्ल्ड में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ये ईस्ट में है और इसका जो अध्यक्ष हैं वो हैं यासुत्सुगु असाकावा। ये फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। भारत में 1966 में हरित क्रांति आई थी, इसको याद कर लीजिए, इसे कोरिलेट कर लीजिए। 1966 में फॉर्मेशन हुआ था क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की 6.7% की स्पीड ग्रोथ होगी। भारत की GDP जो होगी वो 6.7% की स्पीड से ग्रोथ करेगा। ठीक है, उसके बाद 2023 का इसने बताया है कि 6.4 की स्पीड से डेवलपमेंट करेगा और 2024 में ये जो है 6.7 की स्पीड से ग्रोथ कर जाएगा। और फिलीपींस मनीला इसका हेडक्वार्टर है, आपको पता होगा। चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये भी फिलीपींस में है, मनीला में है। ये RBI के अनुसार 6.5% का ग्रोथ होता है। RBI को पता होगा क्या कर मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति समिति में 6 व्यक्ति हैं, 3 RBI के होते हैं, 3 सरकार के होते हैं। कभी चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। वर्तमान में रेपो रेट जो है ये क्या है, 6.5% है। रेपो रेट क्या होता है, देखिए RBI जो होता है अपनी मौद्रिक नीति जारी करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति क्यों जारी करता है, मार्केट में इन्फ्लेशन माने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इतना आप जी जानिए, जब आगे हम इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो इसने बताया कि रेपो रेट जो है, कोई भी जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो लोन लेने जाते हैं, जब हम लोग बैंक में जाएंगे तो बैंक कहेगा भाई आप लोगों को हम 7% के हिसाब से लोन देंगे, ये हम लोगों को कहता है बैंक। लेकिन जब ये बैंक RBI के पास जाते हैं, चूँकि वो बैंकों का बैंक है, इनका भी बाप है, पापा है, तो RBI के पास जब ये जाते हैं
तो कहते हैं साहब हमको लोन दे दीजिए, क्योंकि हमको यहाँ नीचे जो है दिक्कत हो रही है, लोन बांटना है। तो आरबीआई कहेगा ठीक है, लोन आपको दे रहे हैं। तो जो लोन देता है आरबीआई, वो 2 टर्मों में देता है। एक टर्म में देता है लॉन्ग टर्म, एक देता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में जो लोन देता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, ठीक है। बैंक दर हमेशा जो होगा वो रेपो रेट से ज़्यादा होगा, इसको आप जानते रहिएगा। तो बैंक रेट बैंक रेट जो होगा वो रेपो रेट से कम होगा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म का होता है। तो 6.5% जो होगा, हमें कन्फ्यूज़न है, हम देख के इसको बता देंगे कि बैंक रेट ज़्यादा होगा कि रेपो रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन आप इतना जानिए कि ये जो है बैंक रेट जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, अधिक समयों के लिए लोन दिया जाता है। अब अधिक समयों के लिए लोन दिया जाता होगा तो लोन रेट भी कम होगा इसका, यही तो होता है। और कम समय के लिए जो लोन दिया जाता है ये रेपो रेट होता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन दिया जाता है 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए, जो वाणिज्यिक बैंकें हैं जो है आरबीआई से लोन लेती हैं, तो वो जो है शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। 6.5% इसका जो है आरबीआई ने रखा हुआ है कि आप आइए, चाहे जब लोन लीजिए हम 6.5% के हिसाब से जो है आपको लोन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए हमारे बजट में क्या बताया गया है। बजट में ये कहा गया 2023-24 के बजट में कि भारत जो होगा ये 6.0 से 6.8 की स्पीड से ग्रोथ करेगा। कब? 2023 और 24 में, ठीक है। 2023-24 में 6.0 से 6.8 की ग्रोथ करेगा, जबकि 2022-23 में इसने 6.4 पर की स्पीड से ग्रोथ किया था, ठीक। बजट में एक चीज़ और बताया गया था, फॉरेक्स रिजर्व। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है 563 यूएस डॉलर है, यूएस बिलियन डॉलर है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी और न्यू डेवलपमेंट में हम कंफ्यूज मत होइएगा। न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसको ब्रिक्स बैंक कहते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी मे भी 2006 में हुई थी, ठीक है। और 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था, ठीक है। भारत भी संस्थापक देश है। तो ब्रिक्स समूह जो है ये मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न और वेस्टर्न में 2 ध्रुव बटे हुए हैं, आज भी बटे हुए हैं। तो रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, ऐसे 5 देश ऐसे हैं जो इन्होंने मिल करके एक बैंक बनाया जिसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं। इसको दूसरा नाम इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। इसके अध्यक्ष इस समय ब्राज़ील की हेड पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ हैं, ठीक है। और जो है इसके द्वारा अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। जब कोई आंकड़ा आएगा तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये है भारत का ग्रोथ रेट, किस हिसाब से भारत ग्रोथ कर रहा है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस या एनी अदर जो बिग एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब मैं थोड़ा एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। एक सेकंड मैं आपको इसका पीडीएफ खोलता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक सेकंड, ये रहा इंडियन इकोनॉमी ए स्नैपशॉट। क्या स्नैपशॉट है, बजट में हमारे क्या स्थिति था, तो मैं आपको थोड़ा बजट भी क्लियर कर दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा इसी समय। एक सेकंड, हाँ ठीक है, चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका फिजिकल डेफिसिएट, राजकोषीय जो है घाटा इसको बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिएट। भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहेगा 2022-23 में, यही आप देख लीजिए। इसका सिर्फ आंकड़ा पूछते हैं, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा बेसिकली हमारा घाटा होता है जो हम अपना आय करते हैं और उसमें से जो खर्च निकालते हैं, तो जो घाटा आता है उसमें इनकम से और खर्च से, अगर फ़ायदा होता है तो वो ठीक है, हमारा सरप्लस है, और अगर घाटा होता है तो फिजिकल डिफिसिट होता है। तो भारत का इस समय फिजिकल डिफिसिट होता है 6.4%। 6.4% जो है हमारा राजकोषीय घाटा है। इसको आप आंकड़ा ही याद कर लीजिए, बस कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई पूछे कि बजट 2023-24 में भारत का जो है वो फिजिकल डिफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, 6.4% है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था महंगाई है। महंगाई 2 आंकड़ों पर जो है जारी है, जो है गणना की जाती है। एक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, कास्ट प्राइस इसको बोलते हैं, एक WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स पे।
अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप यही जान लीजिए कि हमारी जो महंगाई है वो CPI के अनुसार, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार जो अधिभार लोगों पर हम लोग जो वाहन का दे रहे हैं लोगों को, ये 6.8% है। और होल सेलर जो है इसको 11.5% के हिसाब से ग्रोथ रेट है इन्फ्लेशन में, महंगाई में। ठीक है, 2022-23 का आंकड़ा है। तो CPI के अनुसार इन्फ्लेशन जो है 6.8% है, WPI के अनुसार इन्फ्लेशन क्या है, ये 11.5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये है हमारा GDP ग्रोथ रेट 2023-24। मैंने आपको पीछे बताया था कि 6.0 से 6.8% के बीच आने का अनुमान है कि इतना जो होगा वो स्पीड रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए 8.7 के हिसाब से वो ग्रोथ किया था। माइनस में 2020-21 में जो कि कोविड-19 आ गया था, तो यहाँ पर GDP माइनस में चली गई थी हमारी। ठीक है, तो इस समय 6.0 से 6.8 के आसपास जो है हमारी ग्रोथ है ये GDP। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, ये देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो 2022-23 में कितना है, 563 US बिलियन डॉलर है। ठीक है, 563 US बिलियन डॉलर ये हमारा फॉरेन रिजर्व है। पहले 607 था, घट के आ गया है 563 US बिलियन डॉलर। ठीक है, रिजर्व में। सर्विसेज सेक्टर में हमारा ग्रोथ जो है वो 9.1% है, 2022-23 में 9.1% है। ठीक, हल्का सा और है, उसके बाद फिर ख़त्म मामला। एक सेकंड। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, कृषि क्षेत्र में हमारी ग्रोथ रेट क्या है, कृषि क्षेत्र में हम 3.5% की हमारे जो GDP जो है ग्रोथ रेट कर रही है। ठीक है, 3.5% की कृषि रेट में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 4.1% की है। सबसे ज़्यादा 2021-22 में ये ग्रोथ किया था 10.3% की, लेकिन इस बार जो है 4.1% की स्पीड से जो है ग्रोथ कर रहा है। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी के स्नैपशॉट और भारत के विकास दर को व्यापक रूप से समझाने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि मैं अपना पूरा 100% देने का प्रयास किया हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, समस्याएं हैं, तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जिसको नहीं समझ में आया वो क्षमा मैं प्रार्थी हूँ। आगे जो भी समस्या आएगी मैं उसको निजात कराने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।